अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। इससे पहले के दो लेक्चर्स में पार्ट 1 और पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और पार्ट 2 में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था। हमने चार्जेस के बारे में ये पढ़ा था कि चार्जेस दो टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और दूसरी चार्जेस नेगेटिव होती हैं। अच्छा, जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब रखी जाती हैं तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। तो कितनी फोर्स लगाती हैं और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट था इसको मेजर करना। तो इसको मेजर करने के लिए एक लॉ डेवलप हुआ जो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स अगस्टन डी कूलम ने 1785 में दिया था, जिसको कूलम्स लॉ कहा जाता है। अब ये लॉ बेसिकली क्या डिफाइन करता है? फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस, यानी उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये मेजर करता है। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन इस लॉ का पढ़ेंगे। दिस लॉ गिवन बाय फेमस फिजिसिस्ट फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स अगस्टन डी कूलम इन द ईयर ऑफ 1785. This law describes the relationship between charges in complete mathematical form. अब ये जो लॉ है, ये चार्जेस के बीच में जो फोर्स का रिलेशनशिप है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करता है कि यानी कितनी फोर्स होगी, उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा और कौन सी डायरेक्शन होगी। ये बेसिकली लॉ इसको डिफाइन करता है। दिस लॉ प्रोवाइड एन इक्वेशन फॉर द फोर्स काजिंग चार्जेस टू अट्रैक्ट और रिपेल। अब जो फोर्स लगती है जो इन दोनों चार्जेस को अट्रैक्ट करवाती है या रिपेल करवाती है, तो उन चार्जेस के फोर्स के लिए जो इक्वेशन है, ये लॉ वो इक्वेशन हमें प्रोवाइड करता है। दिस लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है क्योंकि इस लॉ में जो है 1/r² यानी जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होती है, फोर्स जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं इस लॉ की स्टेटमेंट। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस लॉ के दो पार्ट्स हैं बेसिकली। पहला पार्ट ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड दूसरा पार्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये बेसिकली लॉ दो पोर्शंस पे है। सबसे पहले कि लेट सपोज आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q1 है, दूसरी पॉजिटिव चार्ज Q2 है। अब ये Q1 और Q2 अगर हम इसको मान के चलें कि भाई आपके पास Q1 जो है वो है 4 कूलम, ये आपके पास 4 कूलम है और ये भी आपके पास 4 कूलम है। तो इनके बीच में लेट सपोज अगर हम अब सपोज कर लेते हैं कि इनके बीच में फोर्स जो लग रही है वो है 16 कूलम। अब 16 कूलम जो इनके बीच में फोर्स लग रही है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, यानी अब 4 कूलम की जगह हम 6 कूलम रखते हैं और इधर भी हम 6 कूलम रखते हैं, तो इनके प्रोडक्ट के हिसाब से अब 6 × 6 6 36 कूलम, यानी बाकी सबको अगर 1 कर दें तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो 36 न्यूटन लगेगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी न्यूटन आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट जब 4 न्यूटन और 4 कूलम और 4 कूलम थी तब 16 न्यूटन फोर्स लग रही थी। अब 6 कूलम और 6 कूलम, यानी हम अगर इनका मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो इनके बीच में फोर्स भी बढ़ जाएगी, और अगर हम इनका मैग्नीट्यूड कम करेंगे 4 से अगेन 6 से अगेन 4 कर देंगे तो इनकी फोर्स भी इनके बीच में जो लगने वाली है वो भी आपकी कम हो जाएगी। यानी फर्स्ट पार्ट जो इसका कहता है कि फोर्स बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स लेट सपोज यहाँ पर इस Q1 और Q2 के बीच में हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस है 2 मीटर, तो इनके बीच 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम ये मान रहे हैं कि इनके बीच में फोर्स जो लग रही है वो लग रही है 10 न्यूटन। अगर हम इसका डिस्टेंस कम कर दें, यानी
डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस जो है हम 1 मीटर कर दें, यानी डिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लेट सपोज करते हैं 1 मीटर, ये डिस्टेंस जो है इनके बीच में आर जो है ये हमने 1 मीटर कर दिया, तो फिर क्या होगा, इनके बीच की लगने वाली फोर्स जो है वो डबल हो जाएगी, यानी फोर्स इनकी जो है आर के स्क्वायर के हिसाब से पड़ जाएगी। लेट सपोज ये 20 हो जाएगी, यानी ये जितना आप डिस्टेंस कम करेंगे फोर्स आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ाएंगे, लेट सपोज अगर आप Q1 और Q2 के बीच में अगर 3 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, तो आपकी फोर्स जो है 2 मीटर 2 मीटर पे आपकी 10 न्यूटन थी, 1 मीटर पे आपकी 20 न्यूटन, अगर 3 मीटर करते हैं तो ये 10 से भी कम हो जाएगी, यानी लेट सपोज आप ये मान लो कि ये 6 न्यूटन हो जाएगी। तो यानी ये जितना डिस्टेंस आप इन दोनों के बीच में बढ़ाओगे तो उतनी फोर्स जो है कम लगेगी, और जितना डिस्टेंस कम करोगे उतनी फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी। अब मैथमेटिकली आ जाते हैं, तो इस लॉ का जो फर्स्ट पार्ट था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी दो चार्जेस थी हमारे पास Q1 और Q2, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है। और दूसरा पार्ट जो इस लॉ का था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आपका r था तो ये उसके ऊपर स्क्वायर, यानी स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r, ठीक है। तो अब जब इन दोनों स्टेटमेंट्स को यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक इक्वेशन में कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन आपकी कुछ यूँ बन जाएगी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल की सिंबल है, हमें ये भी पता है कि जहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल आती है वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब हम इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा इसको कहेंगे कूलम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के को क्या कहेंगे, कूलम कांस्टेंट। और इस कूलम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है वो है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब ये वैल्यू इसकी जो है ये वैल्यू है एयर और वैक्यूम में, यानी इस कूलम कांस्टेंट की ये जो वैल्यू जो है ये वैल्यू आपकी एयर और वैक्यूम में, ये एयर और वैक्यूम में क्यों है इसका आगे आपको आंसर नीचे मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू एयर में है क्यों। अब ये कूलम कांस्टेंट बेसिकली बराबर होता है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई बेसिकली ये आपकी ज्योमेट्री को शो करता है, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस एक चार्ज को कितना परमिट कर रहा है फोर्स लगाने के लिए। अब इस एप्सिलॉन नॉट की अलग से अगर वैल्यू लिखें तो ये 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है और ये जो यूनिट है ये आपका के का यूनिट है, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी आप वैक्यूम कंसीडर करें कि ये इसकी वैल्यू वैक्यूम में। इफ़ देयर इज़ अ मीडियम, लेट सपोज हमारे पास जो चार्ज थी, पहले हम चार्ज पढ़ रहे थे Q1 एंड Q2, इनके बीच में कोई मीडियम नहीं था, इनके बीच में नो मीडियम। तो आपका ये फार्मूला, अगर कोई मीडियम नहीं है तो आपका ये वाला फार्मूला आपका वैलिड है, ठीक है, ये आपका फार्मूला वैलिड है। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में कोई मीडियम आ जाता है, लेट सपोज यहाँ पर कोई मीडियम है, हम मान लेते हैं गिलास है, ठीक है, तो इस मीडियम की वजह से इन दोनों फोर्सेस चार्जेस के बीच में फोर्स कम लगेगी, क्योंकि मीडियम इनको कम परमिट करता है कि एक दूसरे पे फोर्स लगाएं। तो परमिटिविटी, अब ये एक रिलेटिव मीडियम बन गया। अब जितना ये मीडियम परमिट करेगा इन दोनों चार्जेस को फोर्स लगाने पे, उतनी ही ये चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। तो जो परमिटिविटी फ्री स्पेस की थी उसे तो हम एप्सिलॉन नॉट कहते थे, यानी वैक्यूम की जो परमिटिविटी थी, इजाज़त थी एक दूसरे पे फोर्स लगाने की, उसको तो हम एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। मगर अगर कोई मीडियम आ जाए तो फिर उसके लिए हमारे पास एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है जिसको हम एप्सिलॉन आर से शो करते हैं, ठीक है। तो इसको एप्सिलॉन आर, फिर इसको अगेन आपके फार्मूला में कंसीडर किया जाता है। अब डिफरेंट मीडियम्स की रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो अब ये आपका कूलम्स लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, आपका जो कूलम्स लॉ बन जाएगा वो कुछ ये बन जाएगा आपका, ठीक है।
तो एप्सिलॉन आर को बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो बेसिकली ये तो कूलम्स लॉ का ये फार्मूला आप मान लें, यानी सेकंड मान लें या ये वाला मान लें, ये बेसिकली आपको क्या दे रहा है, अगर गौर से देखें तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, यानी कूलम लॉ को किस में शो करते हैं, वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। लेट सपोज हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं, एक आपके पास Q1 है जो यहाँ पर रखी हुई है, दूसरी इस पॉइंट पे Q2 रखी हुई है। ये बेसिकली इस ओरिजिन पॉइंट, यानी एक फिक्स पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम ये दोनों चार्जेस का डिस्टेंस लेंगे, कि यानी इस ओरिजिन पॉइंट से Q1 जो है वो R1 के डिस्टेंस पे रखी हुई है और इस ओरिजिन पॉइंट से जो है Q2 जो है वो R2 डिस्टेंस पे रखी हुई है। अब बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो जो Q1 जो फोर्स लगाएगी Q2 पे जो फोर्स लगाएगी उसको हम कहेंगे ए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, F21। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी ये हम कहेंगे F21। और यहाँ पर क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये भी चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगाएगी, यानी इस लाइन पे जो इन दोनों चार्जेस को आपस में मिला रही है इस लाइन पे लगाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो इधर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी F12। अब 1 का मतलब है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो इस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स F21 और इस फोर्स को कहेंगे F12। अब जो डिस्टेंस Q1 और Q2, अगर हम Q1 से Q2 की तरफ चलेंगे तो ये डिस्टेंस कहलाएगा वो R12 कहलाएगा, और अगर हम Q2 से Q1 की तरफ डिस्टेंस लेंगे तो होगा तो सेम डिस्टेंस मगर लिखा कुछ R21 की तरफ जाएगा। तो इट मीन्स आपकी इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट की वो 2 है और आपने एंड जो की वो आपकी 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स की डायरेक्शन के भाई फोर्स ऑन 1 2 बराबर होता है कि Q1 Q2 अपॉन, अब क्योंकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 पे फोर्स लग रही है Q2 की, तो Q2 पे जो 1 की फोर्स लग रही है तो ये R12 होगा, ठीक है। तो R12 का स्क्वायर, ठीक है। अब R12 का स्क्वायर और ये R वेक्टर 12। अब ये R जो है ये R यूनिट वेक्टर है, ये बेसिकली ये तो सारी चीज़ें क्या शो करेंगी, ये मैग्नीट्यूड शो करेंगी, यानी यहाँ तक जो फार्मूला है ये फार्मूला आपका क्या शो करेगा, ये करेगा मैग्नीट्यूड, और ये आपका फार्मूला क्या करेगा, ये बेसिकली करेगा आपकी डायरेक्शन को शो, ठीक है। और अगर हम लिखें कि भाई F21 बराबर होगा तो ये आपका क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और ये R21 यूनिट वेक्टर, यानी जो डायरेक्शन लगेगी फोर्स की वो R21 वेक्टर की साइड में लगेगी। अब यहाँ पर R21 या R12, यानी इसको जो है वो आप जो है वो हेड टू टेल रूल के तहत भी निकाल सकते हो। लेट सपोज कि हमने निकालना है R12, तो R12 बेसिकली हम देख रहे हैं कि आपका ये वेक्टर R1 इस डायरेक्शन में है, अगेन आपका क्योंकि हमने R12 निकालना है तो R12 तो उसको मिलाने वाली लाइन R21 है, तो हम इस जो हमारे पास हेड टू टेल रूल है कि लेट सपोज ये एक वेक्टर है, इसका हेड है, फिर दूसरा है, फिर हेड को हेड मिलाने वाला ये रिजल्टेंट कहलाता है। तो बेटा ये आपका R1 वेक्टर है, ये आपका R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर, फिर ये आपका R2 वेक्टर और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो यानी R2 वेक्टर बराबर होगा आपका R1 वेक्टर के R12 वेक्टर प्लस
R1 वेक्टर के। अगर हमें R12 वेक्टर चाहिए तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो यानी इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, R21 की जगह 12 की जगह ये भी लिख सकते हैं। अगेन इसी तरह अगर हम R21 लिखना चाहें तो ये लें, R2 आपका R1 हो गया और ये R21 R2 हो गया और ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो यानी R1 बराबर होगा R21 प्लस R2, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि R21 बराबर है R1 माइनस R2। तो बेसिकली ये जो है ये आपकी मेथड जो है वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की।